बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धन्याल और आज हमारे मेहमान भी हैं, उनका भी तारुफ करवाता चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो टॉपिक है हमारा, जो उसके ऊपर हमने किसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जो इसराइलियों की जानिब से हमला किया गया, मारपीट की गई और गोलियाँ बरसाई गई, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हुदैबिया पेपर केस के हवाले से जो दोबारा रीओपन होने जा रहा है और उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, ये बात करेंगे। और उसके अलावा हमने वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब जो गुज़श्ता रोज़ जो वापसी हुई है उस हवाले से बात करेंगे। फिर मज़ीद भी कुछ टॉपिक होंगे, टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जो मौजूद होंगे हमारे सहाफ़ी हैं और PTI के जो हैं इंजीनियर इफ्तिहार चौधरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और देखते ही मतलब सब पहचान लेते हैं, उनका तारुफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपके यहाँ पर आए और हाज़िरी दी और टाइम निकाला आपने। आज हमने आपसे बहुत से सवालात भी करने हैं। सबसे पहले वेलकम आपको कहेंगे, थैंक यू सो वेरी मच। आप यहाँ पर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। अतीक बोलिए क्या सवाल है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो इंतहाई अहम टॉपिक आज का जो है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ का जो आपको पता है कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जो हमला किया गया इसराइलियों की जानिब से, तरावी के दौरान हमला किया गया और जो जितनी मज़म्मत की जाए कम है। तो अगर बात की जाए अक़वाम मुत्तहिदा की, सबसे पहले जो बड़ा सवाल ही पूछूंगा, तो जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं तो खामोशी इख्तियार की जाती है। तो ये बताइएगा कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्यों हो रहा है ऐसा, मुसलमानों के ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अच्छा टॉपिक है जी और बड़ा अफसरदगी है और बहुत ही अफसोस है कि एक बार फिर जो सहूनी है उन्होंने हमारे क़िबला अव्वल के ऊपर हमला किया। और सबसे बड़ा अफसोस तो ये होता है कि दुनिया का इसमें दौरा में आ रहा है, दो शेप लोगों ने रखी हुई हैं। अगर कोई मामूली सा वाक़या किसी जगह भी हो जाए, अगर बिल्ली भी किसी गटर में गिर जाए तो ये लोग बड़े उदास और बड़े परेशान हो जाते हैं और बड़े बयानात जारी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ आग लगी, गोलियां बरसाई जा रही हैं और दूसरी तरफ जो यहूदी हैं वो उछल कूद कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और हमें ये कहा जाता है कि भाई जो है मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके बस मज़म्मत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। कश्मीर में जी ये मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आता दुनिया को कि इस वक्त उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है। और ये बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि आलम अफसरदगी है कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ ज़ुबानी मज़म्मत तक जारी बातें करते हैं। मैं अभी जिक्र कर रहा था, अपनी ट्वीट में भी किया कि मुझे फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक फ़लस्तीनी हमारा मालिक, बिल्कुल बिल्कुल सर, अगले रोज़ ही वो तरावी के लिए दोबारा से मस्जिद में आ चुके थे। वो दोबारा आए हैं और बड़े सज धज के आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे। और ये देख लीजिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल बच्चे छोटे छोटे देखा जाए वीडियो में देखा जा के वो उनकी हिरासत में जा रही हैं। तो फ़लस्तीनी की वो बात कर रहा था, अहमद नाम था उसका। तो मैंने कहा कि आप आज़ादी क्यों नहीं हासिल कर सके, कि आप जो है अफ़गानिस्तान की तरफ क्यों नहीं मज़ाहमत करते। तो उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मिस्र है। हम अगर सुरंगों में से निकल के गजा में जाके निकलते हैं, आगे हमें मिस्री गिरफ्तार करने के लिए खड़े होते हैं। सही बात है। तो फर्क जो है ना हमारी जिद्दोजहद, वो कहने लगा हम तालिबान से ज्यादा लड़ने वाले। अफगानिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसके बॉर्डर पे पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान की और तालिबान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान उनके बॉर्डर पे। और आज भी देखें कि वहाँ पाकिस्तान को पुकारा जा रहा है, बिल्कुल हम की बात की जाती है और मुज़ाकरात की बात की जाती है हमेशा से, फौज को पुकारा जा रहा है क्या के। अब देखें, इसमें सर जोड़ के बैठना चाहिए आलम इस्लाम को। ये जो है ये अब ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये लातों के भूत हैं। और बदकिस्मती ये, हम ये समझते थे कि वक्त के साथ साथ फ़लस्तीनियों को हक़ खुद आरादियत मिल जाएगा, उनकी अपनी एक स्टेट बन जाएगी, दो फ़लस्तीन हो जाएंगे, एक मतलब ज्यूस पे कंट्रोल पे होगा, एक उनके कंट्रोल में होगा, तो दुनिया अमन से रहेगी, इनको तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इसराइल का ये। अच्छा सर, आपने देखा है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये हमला जो है ये
इस फ़लस्तीनियों के ऊपर नहीं है, बल्कि ये जो हमला है पूरे आलम इस्लाम पे है और तमाम मुसलमानों के ऊपर है, इस्लामाबाद के ऊपर है, जितने मुसलमान हैं ये हमला उनके ऊपर है। बड़ी उन्होंने उनको जो इसराइली उनको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। तो मुझे आप इस बयान को, उनका जो बयान है उसको किस अंदाज़ में देख रहे हैं? काफ़ी नज़र, आप गहरी नज़र रखते हैं, तो उनका जो बयान है किस अंदाज में आप देख रहे हैं उनको? गहरी नज़र क्या, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सिर्फ तुर्की के तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं वो बात करते हैं। बाकी तो मैंने कल के प्रोग्राम बिल्कुल ये देखेंगे, ये दो लीडर जो हैं यही बात करते हैं। और तैयब एर्दोगान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई अब जो है ना इसराइल के साथ दूसरे अंदाज से निपटा जाएगा। और अब देखना है दूसरा अंदाज क्या होता है। सही बात है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा जो उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाएगी, वो तो किसी की पाबंदी को मानते नहीं, वो तो किसी सदर की प्रोटेस्ट को नहीं मानते, किसी की ट्वीट को, एहतजाज को नहीं मानते। अब क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा ये चाहिए। अब जैसे इमरान खान ने कहा कि हम जो है मुसलमान कंट्रीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जो हो रहा है इसके खिलाफ, तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ और सारी चीज़ों जो कुछ हो रही है। सही बात है। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में बातें हो रही थी कि अरब ममालिक की तरफ से जितने भी उनकी तरफ इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही थी, और कल क्या हो गया। तो अब आपके ख्याल में अरब ममालिक को अपने मौक़िफ़ से पीछे तो ज़ाहिर सी बात हटना चाहिए, तो क्या क्या होगा, क्या आगे अब? देखें, ये जो कोविड है इसने पूरी दुनिया को मजबूर करके रखा है। पूरी दुनिया की मईशतें जो है ना तबाह हो गई। जैसे दुबई है, इसकी सारा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनका गला दबाने की कोशिश हो रही है और सर्वाइव करने के लिए इन लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि भाई आप इसराइल को तस्लीम करें। हमारे यहाँ से भी कुछ आवाज़ें उठना शुरू होती हैं कि भाई हमारा अरबों का अगर नहीं है तो हमारा क्या। तो इनको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे तो ये अदब मुबीन है, हमें तो जो कुरान के इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि आपके ये खुले दुश्मन है। तो पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम के ऊपर था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसलिए सबसे तगड़ा होता है कि भाई हम इनको किसी सूरत में भी अपना दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर वो फ़लस्तीनियों को इजाज़त देते हैं, उनका मुल्क बनता है, वो आज़ादी से रह सकते हैं, तो ठीक है रहें। वैसे तो ये एक नाजायज़ हुकूमत थी, एक पूरी दुनिया के जश्न के ऊपर ये गंदा एक बीज बोया गया था, कबाहत थी। और ये कोई किसी नजरिए के नाम के ऊपर नहीं बना। लोग कहते हैं नहीं नजरिए के नाम के ऊपर दो मुल्क बने हैं, नजरिए के नाम पे सिर्फ एक मुल्क बना है। ये तो इसराइल वहाँ पे बरतानिया ने उन लोगों को वहाँ पे जाके बसाया और फिर आस्ता आस्ता दुनिया भर से लोग आए और एक्सपैंड करते गए और लड़ते झगड़ते, और इनकी जो इनके दुनियावी खुदाओं ने इनका साथ दिया, जिसकी वजह से ये एक मुल्क बन गया। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, अगर जिनके पास वीटो पावर है, जिनके पास ताकत है, वो अगर ये समझ रहे हैं कि दुनिया में अमन चाहिए उनको, तो कश्मीर और उधर फ़लस्तीन में उनको हक़ खुदारियत देना चाहिए और वहाँ पे उनको उनका मुल्क देना चाहिए। अच्छा सर, OIC जो मुसलमान ममालिक की सरबराह तंजीम है, उसकी तरफ से भी चुप सादगी है, बिल्कुल खामोशी है। तो ये खौफ, ये डर किस वजह से है, क्यों है ये? OIC के बारे में तो पहले भी आप ही के प्रोग्राम में मेरे ख्याल में बात हुई थी कि मैंने कहा था कि वो OIC है। तो अब इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि दुनिया में जो है ना ताकत इस वक्त मुसलमानों में, वो तुर्की के पास है और पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं, पाकिस्तान की आबादी बहुत तगड़ी है, तुर्क बड़े अपने दिलेर और बहादुर हैं। और ये जो दो मुल्क और तीसरा ईरान, बिल्कुल ये मुल्क अगर इकट्ठे होके और सऊदी अरब को साथ मिला के, पहली बात है पाकिस्तान के इमरान खान ने जो कोशिशें की हैं वो आगे आएंगी आपके अगले सवालात में। मेरे ख्याल में आपने इंट्रो में बताया था कि आप किस किस के बात करेंगे, लेकिन ये ताकत जो है ये अल्लाह के फजल करम से हमारे पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मर मिटने का जज्बा और जहाद का जज्बा जो हमारे पास है, चाहे वो कहाँ। और ये अल्लाह करे, मैं समझता हूँ कि सब जोड़ लिया जिस दिन, तो उस दिन इनको लग समझ जाएगी कि ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप ऊपर से ही बम गिराएंगे और लोगों को डेजी कटर्स इस तरह ख़त्म कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसराइल कोई इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है। मिस्र ने एक दफ़ा उनसे लड़ाई हारी और दूसरी दफ़ा मिस्र ने उनसे लड़ाई जीती भी, ये भी याद रखें। सही बात है। अच्छा सर, आगे बताइएगा, क्योंकि हालात तो काफ़ी बार बार ऐसे होता जा रहा है। तो एक जो आम सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से तो बयान हुआ, तुर्की की तरफ से बयान हुआ, तो आपके ख्याल में ये कब तक रुक जाएगा मामला, कब तक हमारा सख्त मौक़िफ़ सामने आएगा,
कब तक अमली इकदाम किए जाएंगे? ये तो इमरान खान ने, आपको पता है कि उन्होंने सऊदी अरब के दौरे के दौरान कहा था कि हम फिर अगली नेक्स्ट जो मीटिंग है OIC की हम खुद कॉल कर रहे हैं, और उनसे भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात हुई है। तो वक्त तो नहीं दिया जा सकता। देखें, ये आज़ादी की जो जद्दोजहद होती है और ये यहूदियों और मुसलमानों की, सलीबियों की ये लड़ाई बड़ा लंबा अरसे से चली आ रही है। सही बात है। और हज़रत उमर ने इनको फतह किया, उसके बाद फिर चलते रहे। फिर इनका तो कोई दर्द ऐसी नहीं था, फिर इनको जगह मिली और बस ये एक नाजायज सी स्टेट बन के वहाँ बैठ गए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि वक्त का वक्त अभी तयन नहीं किया जा लेकिन सकता। वक्त आ रहा है, मैं आपको आ रहा नजदीक, क्योंकि जिस तरह ताकत पकड़ रहा है पाकिस्तान और तुर्की और सही सऊदी अरब और ईरान। ये देखिए, खित्ते में अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की अगर दोस्ती हो जाती है, दोस्ती अगर ना भी हो, वर्किंग रिलेशन भी हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि दुश्मनों को बहुत बड़ा एक धचका लग सकता है, धचका लगेगा। और ये धचका हमारा कायद इमरान खान लगा के रहेगा। इसमें तुर्की को थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी और सऊदी अरेबिया को भी, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा, जिस तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया और हसन रूहानी ने भी अच्छा रिप्लाई दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें एक अच्छा साइन आ रहा है। अल्लाह करे ये मामला तय हों और करीब है, लेकिन ये है कि बिल्कुल अल्लाह करे जी ये मामलात हमारे जितने मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, और ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान जो है वो कमज़ोर नहीं है। क्योंकि यही समझा जाता है कि मुसलमान हमेशा से कमज़ोर हैं, कमज़ोर रहेंगे, लेकिन ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि तुर्की जो है, तुर्की और पाकिस्तान जो है, इन्होंने जिस हिसाब से अभी बात की है, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक जेस्चर जा रहा है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टॉपिक को थोड़ा सा क्योंकि चेंज करना है। अभी आगे बात करें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था, वो जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। तो बताइएगा कि एक तो ये बताइएगा कि क्या ये FIA के जो अहलकार हैं उन्होंने अदालती हुक्म की जो तामील थी वो नहीं की, या शहबाज शरीफ साहब उन्होंने जल्दबाजी की है? कोई उन्होंने मतलब शहबाज शरीफ साहब ने यही समझा कि जिस तरह पहले अपने दौर में वो रात को दिन भी कह लेते थे तो लोग मान जाते थे, और दिन को रात भी कह लेते थे। उन्होंने समझा कि वही पुराना तरीक़ाकार है, मैं जाऊंगा, लोग बिछे हुए आएंगे, मेरा सामान पकड़ेंगे, बैग पकड़ेंगे और मुझे जहाज़ पे चढ़ा देंगे। लेकिन थोड़ी सी तब्दीली का असर तो हुआ ना, कि एक इंस्पेक्टर ने उनको ये कहा कि आप नहीं जा सकते, बिला शक आप वहाँ से क्लियर हैं, लेकिन हमारा सिस्टम और हमारा जो प्रोग्राम बता रहा है उसके मुताबिक आप ब्लैक लिस्टेड हैं, यू कैनॉट गो, और इसको डिलीट करवा लीजिए आप। अब इस कोशिश में वो लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से, लेकिन सर क्लियर हो। ओपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं कि वो ब्लैक लिस्ट में हैं। तो ब्लैक लिस्ट में सर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ब्लैक लिस्ट फिर कौन है, मैं और आप हैं। ब्लैक लिस्ट में तो उनका ये कहना है कि अदालत भी कई जगहों में कहती है कि ब्लैक लिस्ट में तो वो होते हैं जो दहशतगर्द होते हैं, और जिनको उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता कि यार वहाँ पे जाके दहशतगर्दी कर सकते हैं। क्या दहशतगर्द वही होता है जो बम फाड़ता है? दहशत वो नहीं है कि जो इस मुल्क का माल जो है शीरे मादर समझ के पी जाए और इस मुल्क का बड़ा गर्क करके रख दे कि आज हमारे हुक्मरानों को जो है किशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरना पड़ रहा है। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि आप उठाएं और माल ले जाएं, और आप जनाब अली लांचों के ऊपर भी स्मगलिंग करते रहे, कोई यान अली के थ्रू करता रहा, कोई पापड़ वाले के थ्रू अकाउंट्स, और इस तरह अरबों रुपए की गड़बड़ है। ये दहशतगर्दी नहीं, ये फाइनेंशियल टेररिज्म है, और फाइनेंशियल टेररिस्ट जो है उनको भी इसी तरह की निपटना चाहिए जिस तरह आप दूसरे दहशतगर्दों से निपटते हैं। तो इनको भी समझ आ गई होगी कि थोड़ी सी तब्दीली आई है। 50 रुपए के स्टाम्प पे तो वो निकल गए थे, लेकिन ये नहीं निकल सके। अच्छा, जैसे कि अदालत ने तो हुक्म दे दिया, तो क्या ये अदालत की तरफ से भी सुस्त रवि का शिकार किया गया? क्योंकि डेफिनेटली जब अदालत ने हुक्म देना है बाहर भेजने के लिए तो वज़ारत दाखिला को ख़त लिखेगी या वहाँ से पूरा प्रोसेस होता है। तो ये क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो एक जो कहते हैं कि ट्रैक से हट के उन्होंने काम किया, तो अदालत को भी तो चाहिए था कि वो एक बिल्कुल लेवल के ऊपर एक जो रास्ता है, जो मतलब जो प्रॉपर तरीका है उसके ऊपर हो जाए, या FIA को या वज़ारत दाखिला को जो भी है उनको बता दिया जाए कि हाँ ये हमारी तरफ से क्लियर है बंदा, तो उसको जाने दिया जाए। फिर वज़ारत दाखिला FIA को मैसेज भेजे कि हाँ ये बंदा क्लियर है, उसको जाने दिया जाए। तो ये उस तरफ से भी सुस्त रवि का शिकार किया गया है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल है इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। 5 तारीख को उन्होंने अपनी सीट 7 की बुक कराई और 6 को उधर पहुंच गए, क्योंकि ये तो शाम को अदालत लगी है ना। ठीक है ना, तो ये समझ लें कि सारा काम क्लियर हो गया, आपके TV पे आ गया और सब क्लियर है, हम जा रहे हैं जनाब बैग उठा के, और साथ में वो मरियम औरंगजेब को ले गए और अताउल्लाह को।
तो भाई हमें एयरपोर्ट पे तुम छोड़ दो और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल में गलती इंसान कहीं ना कहीं कर ही जाता है, जितना मर्जी समझदार हो चालाक हो। अब ये कुछ छुट्टियाँ भी हैं ईद की और को मामलात इस तरह के हैं, दूसरा को हुदैबिया पेपर मिल का वो केस भी खुलने वाला है, तो मेरा ख्याल में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो रवायती ईद जो बाहर करते हैं वो नहीं हो सकेगी इस तरह। आपके ख्याल में एक मतलब शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाना चाहिए? नहीं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बाहर जमानत लेके, अब देखें कितनी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने एक शख्स की जमानत की जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और ये जमानती हैं, और वो ऑलरेडी वो बंदा जिसकी जमानत दी है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर वापस भी नहीं आया। इनको तो ये अदालत को चाहिए था कि भाई आपका जमानती भागा हुआ है, मुझे ये बताएं, यहाँ किसी ने अगर किसी का 50,000 रुपये भी देना और जमानती जो है उसको पकड़ के पुलिस ले जाती है, तो मुल्क का इतना बड़ा करोड़ों और अरबों रुपये खरबों रुपए की करप्शन करने वाले जो वहाँ बाहर चले गए हैं, तो उनको जनाब अली ये जमानती जो है वो इस तरह ईजी कर दे रहे हैं कि 5 तारीख को आप आए, 6 को आपको फैसला दे दिया और 7 को वो जा रहे हैं। अब देखें कि 7 की सीट जो कतरे इसकी करा रहे हैं वो 5 को बुक हो रही है। ये क्या मसलन है? ये मजाक नहीं है हमारी अदालतों के ऊपर, क्योंकि 2 बजे तो टाइम खत्म हो जाता है और 5 दुनिया में हमारा अदालती निजाम जो है क्वेश्चन हो रहा है। हम बिल्कुल निचले मुल्क को, मेरा हाल में रवांडा और सोमालिया के साथ हमें ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? इस वजह से कि वो किसी ने कहा था ना कि बिचेस ऑफ द रिचेस, कि जो अमीर आदमी है वो उनके लिए मोहताजी बन जाती है अदालतों को रिलीफ देना, और जो गरीब आदमी है वो बेचारा मतलब किसी को पकड़ लिया जाए। अभी किसी को मुझे कोई बता रहा था उधर बिंदर में एक शख्स को जनाब अली पकड़ के रखा हुआ है और थाने में बंद रखा है, ऊपर उसको छोड़ना नहीं है हमने। सियासी तौर पे नून लीग उनको रगड़ा लगा रही है इसलिए कि वो सियासी उनका मुखालिफ है। अब उसके लिए आप जितनी मर्जी भी कोशिश करें, उनको जनाब अली पुलिस कुछ और बता देती है, और वो बंदा इसलिए है कि वहां का जो सियासतदान है, जो नून लीग का है, वो उसको निकलने नहीं दे रहा। तो ये इस तरह अपने तौर पे तो इनका ये करैक्टर है इनकी, जहाँ हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वो इस तरह लोगों के साथ, वो एक सलमान डार नाम का आदमी बंद किया हुआ ना 3 दिन से जनाब, इस वजह से भाई क्या उसने जुर्म किया? को कत्ल किए जी, हवाई फायरिंग की है, तो मुखालिफ ने कहा कि मैं तुम्हें रगड़ा लगा के रखूंगा, तुम ईद अंदर करोगे। यार ये इनका ये हालात है। कुछ लोग ईद जो है वो जनाब अली उनको ये करने नहीं दे रहे, और इनकी ईद अल्लाह ने अपनी खराब कर दी कि वो वहां जा रहे थे अपने बड़े भैया के पास, एवन फील्ड्स, जो इनके अपने फ्लैट्स भी नहीं थे, कहते थे जी ना हमारा पाकिस्तान में, ना हमारा पाकिस्तान से कुछ बाहर। ठीक हो गया। सरे महल भी निकले इन लोगों के, एवन फील्ड्स भी इनके निकले। अच्छा सर, नैब ने आज खत लिख दिया है वज़ारत दाखिला को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए, तो वो जो ज़राए हैं उनसे ये पता चला है कि शेख रशीद साहब ने कहा कि कल हमारी जो मीटिंग होगी उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि नाम ECL में डाला जाए या नहीं। आपके ख्याल में ये नाम डाल दिया जाएगा उनका ECL में, या के बच जाएंगे? मेरे ख्याल में नाम डाल जाना चाहिए। अगर शेख रशीद साहब को कुछ और उनकी कुछ सोच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम जो है इनका डलना चाहिए। देखें इस मुल्क को ये तो हम मानते हैं ना लूटा गया, ये तो आप समझते हैं ना कि हमारे खजाने खाली हैं, और ये तो आप समझ रहे हैं कि हमें कभी IMF के आगे भीख मांगना पड़ रही है, कभी इन अरब मुल्कों के साथ हमें जनाब अली हमारे लीडर को जाके बैक करना पड़ रहा है, और वहाँ ज़कात और फितराने की और इस तरह की बातें हो रही हैं। जब ये हो रहा है तो ये भी तो सोचेंगे, ये मुल्क किसी वक्त में जर्मनी को भी कर्जा देता था। ये मुल्क वो था जो एशिया का टाइगर बन रहा था महबूब अल हक के दौर में, जो हमारे कोरिया ने हमारा तीसरा 5 साला मनसूबा अपनाया। तो इस मुल्क के ऊपर बेड़ा गर्क कहाँ हुआ, ये तो कम से कम इन्वेस्टिगेट करें। और वही हुआ ना जो बरसर इक़्तिदार हुए, डिरेल होना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हुआ, लेकिन जो हद मुक गई वो ये गुज़श्ता जनाब अली हमारे जरदारी साहब का दौर था और इनका नवाज शरीफ का दौर था। यही 15-20 साल पंजाब में तो उन्होंने 30-35 साल हुकूमत की, बेड़ा गर्क करके रख दिया जनाब। सनतों का बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार तबाह होकर रह गए, बैरून मुल्क पाकिस्तानी रुल गए, यहाँ से लाखों की तादाद में जनाब अली वो भिख मंगे बेचारे कभी किसी मुल्क में जाके ठहरे, कभी -50 सेंटीग्रेड वाले मुल्क कनाडा में जाके पहुंचे, और कभी +50 सेंटीग्रेड वाले मुल्क सऊदी अरब में। उनका क्या हाल है, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में कायदे आज़म ने ये कहा था कि ये उठेगा, ये लीड करेगा पाकिस्तान। इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। तबाह करने के बाद इमरान खान को कहते हैं तुम ठीक करके बताओ। उनको ये पता कि हमने इतना गंद डाल दिया
कि ये उसको ठीक करने में उसको मुश्किल पेश आएगी। सही बात है। लेकिन मेरा अल्लाह है, इमरान खान की नीयत अच्छी है। चले अल्लाह करे। और बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, इसका क्या बनेगा, जो फैसला दे दिया था, कि जो फैसला उन्होंने कर दिया कि बाहर जाएं या ये बाहर जाने का जो फैसला हुआ है? कोर्टों के फैसले हैं, इनके ऊपर हम क्या करें, हमें भी कोर्टों से रिलीफ मिला था, ठीक है ना। नवाज शरीफ भी कोर्ट से ही चलते हुए थे ना, उनको भी तो अकामे के केस में निकाला गया था। तो हम तनकीद नहीं करते, लेकिन तबसरे तो जरूर होते हैं। एक्शन लिया जाएगा उसके हवाले से? क्यों नहीं लिया जाएगा जी, एक्शन क्यों नहीं होगा, एक्शन होगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ किस हद तक जाएंगे, जब तक क्या एक्शन क्या लिया ये जाएगा? सारे ही अदारे जितने भी हैं ये अपने आप को अपनी हदूद में नहीं रखते, सब अदारे जितने भी है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बताऊँ, अजीब व गरीब सिचुएशन होती है कि वज़ीर आज़म कहता है कि मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं पैसे बरामद कर लूँगा। वो पैसे भी जो बरामद होते हैं वो बिल्कुल मतलब आटे में से नमक के बराबर होते हैं। और लोग जो हैं वो जो इमरान खान के नारे हैं उनके ऊपर उनका एतबार कम हो रहा है। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि जब महंगा फल जो है और ये ख़राब और सड़ा हुआ फल जो है ये ब्यूरोक्रेसी की सरपरस्ती में होता है। जो 30 रुपये किलो वाली चीज़ है वो मंडी में आके 100 रुपये इन्हीं की वजह से होती है। तो अदारे जो हैं, मैं समझता हूँ इस सिस्टम को रिव्यू करने की बात है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हो जाए मुल्क जो है सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा और तभी जाके मामला दुरुस्त होंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हुदैबिया पेपर, आज कुछ गुज़श्ता रोज़ में कुछ बातें बाहर आई हैं, लगता कुछ यूँ है कि नए कोई शवाहिद सामने आ गए हैं, कुछ हाथ लग गया है। अब बताइएगा कि क्या चीज़ हाथ लग गई है कि इतने अरसे बाद, क्योंकि इतने अरसे बाद अगर ये केस दोबारा रीओपन होता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई केस दोबारा रीओपन होता है तो उसमें कोई शवाहिद होते हैं तो ही वो रीओपन होता है। तो ऐसा क्या हाथ लग गया है कि ऐसा क्या, मतलब ऐसे कौन से शवाहिद मिल गए हैं? पता नहीं जी, अदालत का फैसला था, पनामा केस के दौरान ही ये फैसला आया और इसी को उसी वक्त ठप कर दिया गया अदालत के कहने के ऊपर। लेकिन मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब को, उन्होंने कहा कि केस के बंद होने के बावजूद अगर कोई ऐसे एविडेंस आते हैं और उन शहादतों की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो केस रीओपन हो सकता है। और हुदैबिया जो पेपर्स मिल का केस है ये तो क्लियर कट, ये वो फरक हबीब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये ओपन शट केस है। ये केस शुरू हो गया तो फिर इनको इंशाल्लाह दिन में तारे नजर आएंगे। कोई शवाहिद कोई सामने आए हैं? मेरा ख्याल है ज़रूर आए हैं ऐसी चीज़ जिसको इमरान खान ने आते कहा कि भाई ये इसको शुरू करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कहा जा रहा है कि शवाहिद होंगे, या जैसे आपने भी कहा कि आए होंगे तो बाद में कहा जाए नहीं जी हमें गलतफहमी होगी है, या आवाम का टाइम ज़ाया करने वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको पता है कि कुछ चीज़ें हुकूमतें गलत भी करती हैं। ज़ाहिर है जब वो नैब ने एक बात की थी कि जब एवन फील्ड्स के फ्लैट के बारे में, तो जज ने ये पूछा था कि उसके फ्लैट की प्राइस क्या है, तो नैब की तरफ से जवाब आया था गूगल करके देख ली जाए। तो इस तरह के शवाहद से तो फिर अदालतें नहीं ना चलती। मैं समझता हूँ कि इनको तजुर्बा तो हो गया होगा कि भाई तो किस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ है। वो चीज़ जो है मेरे पास तो नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये वो चीज़ है तगड़ी जिसकी वजह से ये काम होगा। अगर ये दोबारा रीओपन हो रहा है तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या इससे पहले जितने भी फैसले किए गए वो मेरिट पे नहीं हुए, नहीं होते रहे? ये तो फिर हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल कोई ऐसी चीज़ जो है ना अदालती निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन अपने दौरे इक़्तिदार में उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वो शवाहिद पेश करते कि ये अदालती कत्ल था। अब देखें उनके पास कोई चीज़ होती तो वो अपने लीडर को वो आईनी और कानूनी तौर पर एक डिफेंड कर सकते थे, वापस तो नहीं आ सकते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन ये कम अज़ कम साबित हो सकता था कि भाई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला गलत हुआ, लेकिन उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। अब इनके पास कोई है, वो कौन सी चीज़ है ये आपको पता चलेगा ईद की छुट्टियों के बाद कि भाई कौन सी चीज़ है, क्यों ये रीओपन करा रहे हैं। और हुदैबिया पेपर मिल केस भी ये तो सीधी से मैं समझता हूँ कि अगर शुरू हो गया तो ये तो एक हफ्ते 10 दिन की मार है, अच्छा, इनके पास कोई जवाब ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही ये रीओपन हो रहा है? मुझे नहीं पता, आप बार बार वो चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे पास है नहीं उसका जवाब, कि भाई मुझे नहीं पता कि ये किस बुनियाद पे किस शख्स के ऊपर कोई नए ऐसा एविडेंस आया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत इतनी मजबूत है और वजारत दाखिला को कह रही है कि भाई इस केस को हमने आगे इसको करना है तो आप इसको चलाएं। अच्छा, नैब या FIA इस केस को लेके आगे जाएगा?
वो नैब भी मेरे ख्याल में जाएगा उसको, मेरा अपना ख्याल है। FIA हो सकता है, FIA भी देखें, ये लीगल चीज़ें हैं, इन चीज़ों से मेरा कुछ सरोकार नहीं है, क्योंकि अभी और ना मुझे इन चीज़ों फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे थे नैब की, वो भी कह रहे थे, क्योंकि FIA तो मतलब काफी काम नैब ले जाएगा। है। अगर फवाद चौधरी साहब ने नैब का कहा वो मैंने नहीं सुना, अगर वो नैब लेके जाती है तो लेके जाए, लेकिन नैब से गुजारिश ये है कि ज़रा तैयारी से जाए, तैयारी से। हाँ, क्योंकि हम नैब के पास होता है ग्रेड 17-18 का वकील, जिसकी तनख्वाह होती है मेरा ख्याल कुछ 60-70 हज़ार रुपये, और इनके पास वकील होता है जिसकी 60-70 लाख रुपए फीस होती है। सही बात। नवाज शरीफ ने खुद भी कहा है कि मैं वकीलों को फीसें दे दे के मैं थक गया हूँ। सही बात। तो बहरहाल वकील अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, अगर नैब कर रही है तो मेरा मशवरा है कि अच्छा वकील उनको दें, और वकील और डॉक्टर जो है अच्छा ही बेहतर होता है। सही बात है, मतलब महंगे होने चाहिए। हाँ, महंगे। चले सर, हदैबिया पेपर भी हो गया, दूसरे 1-2 केस भी हो गए। अभी हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो दौरा सऊदी अरब था उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बताइएगा कि आपके ख्याल में ये दौरा सऊदी अरब कैसा रहा? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा सऊदी अरब है ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था, और ये उस वक्त हुआ है कि जब सऊदी अरेबिया को खुद एहसास हुआ है कि पाकिस्तान को दूर करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर सऊदियों का एक स्टाइल है, मैं चूँकि वहाँ 25-30 साल रहा हूँ, कि वो जिस किसी का दिल से एहतराम करते हैं वो दिल से करते हैं, जो ना वो बड़ा वो जामनी कलर के फूल होते हैं सहरा के, जो मैंने भी माशाल्लाह इज़्ज़त अफजाई पाई है उन बदुओं से। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बड़ी रिस्पेक्ट वाले लोगों को वो पेश करते हैं, उनके ऊपर बिठाते हैं। तो ये इमरान खान का जो उन्होंने इस्तकबाल किया है, जिस तरह शाह सलमान मिले हैं और मोहम्मद बिन सलमान, उनका इस्तकबाल किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो गुफ्तगू है वो तो लोगों से बयान करेंगे, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी थी जैसे एक बड़े बंदे की होती है और मुदब्बर की होती है, और वो बड़ा एक कन्विंसिंग स्टाइल में उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, क्रॉस लेग बैठ के, और उसको इस तरह इशारों से, और ये चीज़ होती है उसी के अंदर होती है, ये मांगने वाले हाथ ऐसे नहीं होते। अब मैं एक और बात भी ये कर दूँ कि ठीक है पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं है, पाकिस्तान बहुत देने वाला हाथ है। और ये मैंने देखा है कि तबूक के बॉर्डर पे डिवीजन हमारे फ़ौजों के अबा और खमीस मशीत में, और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस वहाँ के सऊदी अरब के अदारे थे उनमें सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं वो जा सकते थे, और पाकिस्तानी जो हैं उनके ईमान में ये शामिल है कि हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस के लिए जो है वो एक जज्बे के साथ, जिस तरह अर्ज़ पाक के लिए वो जज्बा रखते हैं, इसी तरह उस मुल्क के लिए भी वो जज्बा रखते हैं। और ये जो उनके लिए जो दरवाज़े खोले गए, चलें ये रूटीन की बात है, बड़े हुक्मरान को लिए दरवाज़े खोले गए, लेकिन इस दफ़ा जो उनके साथ मिसेस थी वो भी गई खाना काबा के अंदर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम करने ये पहुँचे, तो ये एक बड़ी आल चीज़ थी। दूसरा वहाँ के जो प्रेस है जिससे मेरा बड़ा रब्ता रहा है, खालिद अल महीना, समीरा अजीज़ वगैरह और दूसरों से, उन लोगों ने कहा कि यहाँ के प्रेस में एक बार फिर जो है ये बुशरा बेबी जो है वो बड़े आई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रंट पेज पर उनकी पिक्चर्स लगी हैं, और बड़े सऊदियों ने आर्टिकल लिखे हैं उनके ऊपर कि भाई ये देखें, ये इस्लाम के मुल्क पाकिस्तान से ये खातून आई है, और ये रोल मॉडल होना चाहिए हमारी सऊदी खातून के लिए। तो ये एक बड़ा एक मैसेज है, और उनको बड़ा पसंद आता है कि जब हमारे कायद वहाँ जाते हैं, और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान के कायद हैं, मेरे अकेले के कायद थोड़े हैं, वो हमारे और आपके सबके वज़ीर-ए-आज़म। तो ये दौरा बड़ा इफेक्टिव दौरा है। उन्होंने एक और बड़ी बात भी की, सऊदी अरब ने ये ऑफ़र किया है कि हम आपकी इंडिया के साथ जो है कश्मीर के बिल्कुल, ये भी बात है कि मुज़ाकरात कराते हैं, और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, मैं समझता हूँ। और अगर एक सवाल किया जाए, कहा यह गया है कि आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए आपने बातचीत करनी है, तो उनका बीच में ये भी मौक़िफ़ है कि अगर आपके आपस में मुज़ाकरात नहीं हो पाते, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तो हम आपके साथ तिजारत करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो उनकी तिजारत ऐसी शर्त है? हमारे लोगों ने असल में उस मुल्क के ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैं एक सऊदी अरब में पाकिस्तान का एक ट्रेडिंग मिशन गया था, ये बड़ी पुरानी बात है 2000 की, तो वहाँ पे एग्ज़िबिशन में गया, वो हज का ज़माना था, तो उन लोगों से मैंने पूछा कि बाबा आप यहाँ बिज़नेस क्यों नहीं करते आप?
तो उन्होंने कहा भाई हमें चैम्बर्स ने कहा था कि हज आ रहा है, आप हज भी कर लें और एग्जीबिशन भी अटेंड कर लें। बाकी अगर सऊदियों का ये गिला है कि हमारी टेक्सटाइल ठीक नहीं है, तो चौधरी साहब अगर जर्मनी और अमेरिका हमारी टेक्सटाइल को एक्सेप्ट करता है तो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बधुओं को भी ये करनी चाहिए। तो वो बिजनेस में हमारे जो लोग हैं इनका भी डर है। देखिए वन साइडेड लोग बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, इसको करो रज के करो, कि जी पाकिस्तान जो दिखाता है वो भेजता नहीं। ऐसी बात नहीं है। वहां पे अमूमन ये होता है कि जो आपकी लास्ट पेमेंट है वो रोक ली जाती है, तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, राइट्स रोक लिए जाते हैं। ये तो अब इन्होंने कुछ अमेंडमेंट की है। ये तो कवर्ड में उन लोगों को बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिली, बिजली के बिल भी वही थे, किराए भी वही थे, बड़ी मुश्किल में हमारी कम्युनिटी ने वहाँ वक्त गुजारा है। तो इमरान खान ने ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने भी लिख के दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पॉइंट्स को जो कॉमन पॉइंट्स से लिया कि इन लोगों के ओवरस्टे जो हैं, इनके वीज़े जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, उनके बारे में बात करें। जो पाकिस्तान में आए हुए हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो गए उनको रिन्यू करें, और जो इतना एक्सपेंसेस आपके टैक्सेस हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी और इसके फ़वाद आपको देखेंगे। चलिए अल्लाह करे फ़वाद हासिल हो। अच्छा कुछ बातें मज़ीद थोड़ी सी कड़वी सी मेरे ख्याल में होंगी। अभी जो बात साथ हुई थी 1 करोड़ नौकरियों की वजह से भी ये भी कहा गया है, तो बताइएगा कि एक तो यहाँ पर भी पहले कहा गया था 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, अब वहाँ से भी यही बात आ रही 1 करोड़ नौकरियाँ। क्या आवाम इसको मजाक समझेंगे या इसको सीरियस लेंगे? आवाम तो अब इसको सीरियस ले ही रही है। आवाम को पता चल गया कि इमरान खान के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर शहर में चल रहे हैं। पहली बात ये सुने कि 1 करोड़ नौकरियां, ये नहीं होगा कि भाई वजारत दाखिला में आगे एक इंस्पेक्टर था तो उसकी जगह 100 और भर्ती कर लिए जाएंगे। तो इस तरह की नौकरियों का माहौल पैदा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा। ये रोशन इनकम जो प्रोग्राम है इसके ऊपर अब बिलियंस आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? ये फॉरेन पाकिस्तानी भेज रहे हैं ना इसको। तो इस तरह के जो कारोबार हैं, बिजनेस हैं, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो 40 इंडस्ट्रीज उसके साथ चलती हैं। ऑटोमोबाइल की इस वक्त हालत है कि पाकिस्तान की टॉप नंबर्स जो हैं वो इस वक्त बन रहे हैं। मोबाइल आपके पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इंडिकेट करती हैं किस चीज की, कि इस माशरे में बाइंग पावर मौजूद है। सही बात है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा झटके लगे हैं, वरना हमारा मजदूर तो पहले जो 500 रुपए लेता था वो 1000 रुपए ले रहा है। हमारा मिस्त्री जो पहले 800 रुपए लेता है वो 1500 लेता है, अब 2000 रुपए वो आएगा। ये अब थोड़े से हालात बेहतर हो, हम कोरोना से निकले। अब देखें कोरोना से ये कोविड वैक्सीन में आप यकीन कीजिए, अतिक मैं आपको बताऊं कि मैं अभी इधर गया था, यहाँ पे ये क्या नाम है, स्टेडियम रोड पे। एक तो मुसीबत ये है कि उन्होंने हर जगह अपना ही नाम रखा हुआ है। रोड के पार नवाज शरीफ पार्क, रोड के इस तरफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने, पहले कोई नंबर पहने लगाए, और क्या कहें, बेरा जाए तो वहां पे भी तस्वीर लगी होती थी लैट्रीन के बारे में 2 भाइयों की। तो वहां मैं गया हूं, आप यकीन करें तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के वैक्सीन सेंटर में इतना बेहतरीन बंदोबस्त है कि मेरी एंट्री हुई है और मैं 11 मिनट में वैक्सीन लगवा के वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ गया। जबरदस्त। एसी चल रहे हैं, बेहतरीन वेलकम हो रहा है। ये चीज़ तो कुवैत में भी नहीं है, ये चीज़ तो अबू धाबी भी नहीं है, इन मुल्कों में नहीं है इस तरीके के जो वैक्सीन की। और पाकिस्तान जो है वैक्सीन खरीद रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं ना भीख में मांग रहा है, फलाना, पाकिस्तान खरीद के लगा रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और पंजाब ने भी खरीदी है, इसी तरह सिंध को चाहिए खरीदे। वो सिंध से याद आया, पता नहीं वो एक बेचारे को किसी ने अगवा कर लिया, वो है आपके प्रोग्राम में आज थोड़ा सा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि वो सिंध में वो जो डाकू हैं उन्होंने जनाब अली एक हिंदू को अगवा किया हुआ, उसको मार रहे हैं और जनाब वो 50 लाख रुपए का उससे ये मुतालबा कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि जो सिंध हुकूमत है वो ख्याल रखे अपने लोगों का, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करे। फिर वो हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, इस तरह का बंदा जो है फिर आपको पता है वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो इसको फिर उछालते हैं कि देखो जी क्या हो। और वो हिंदू चाहे वो हमारा भाई है, पाकिस्तानी इंसान है, इंसानियत है, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। हम मुतालबा करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू JNN के कि भाई जैसे इसको रोका जाए, सही बात है, इसको रोके। अच्छा सर, जैसे अभी हमने बात किया, आपने भी कहा कि लोग, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आवाम इसको मजाक तो नहीं लेंगे, आपने कहा नहीं बिल्कुल मजाक नहीं लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि इलेक्शन की बात की जाए, जितने भी अभी तक इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से तकरीबन PTI हार रही है,
तो आपके ख्याल में फिर इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि आवाम हमारे साथ है, तो ये कैसे इमरान खान साहब के साथ आवाम है कि जो हर इलेक्शन तकरीबन हारी जा रही है? देखिए जी, हमने कर का JUI का कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता, ठीक है जी। नौशहरा में हमने इलेक्शन हारा, खटक वर्सेस खटक, परवेज़ खटक की लियाकत खटक से नहीं बनती थी वहाँ। अब आ जाए डस्का। डस्का में जनाब अली हमने पिछली दफ़ा से 10,000 वोट ज़्यादा ग्रैब किए, 93,000 वोट लिया असद मली ने, ठीक है जी। सही। और ये डस्का वो है जो पंजाब का गढ़ है मुस्लिम लीग का, आप कहते हैं जी हमारा ये वज़ीराबाद और गुजरांवाला गढ़ है। हमें अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो शॉक लगा, वो NA 249 में हुआ, कराची और वाला। जिसका ये हुआ कि सब पार्टियों ने कह दिया, स्वाई पीपल्स पार्टी के ये फ्रॉड इलेक्शन है। इवन नून लीग ने भी ये कहा कि भाई कंपटीशन, कई लोगों ने कहा कंपटीशन तो चल रहा था PTI में और नून लीग में, ये बीच में पीपल्स पार्टी कहां से टपक पड़ी है? बिल्कुल। लेकिन उन्होंने डिसाइड बल्कि किया, हम उस उन्होंने वक्त 100 मैं आपको बताऊं ना क्या, 100 ROs मंगाए सिंध के, अंदरूनी सिंध से। उस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे जब हमने बात की थी कि नून लीग जीत रही है। एतराज नहीं करूंगा, आपने मुझे कहा था कि बिल्कुल नून लीग जीत रही थी और साथ में रात को पता चला कि हार गई है। पता चला कि नून लीग हार गई, तो और बिल्कुल ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड बात थी। वो मुस्तफ़ा कमाल भी वो चीख रहे हैं, MQM भी चीख रही है। यानी कराची के इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि सारे रो रहे हैं स्वाय पीपल्स पार्टी के। वो मंदो ख्याल जो है वो चंगो ख्याल हो गया, पहले वो हार गया, दोबारा रिकाउंटिंग में दोबारा वोट जीत गए। तो उन्होंने तैयार कर रखा था हमने जीतना है। आखिरी सवाल, टाइम भी खत्म हो गया, आखिरी सवाल कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरब में ये कहा कि अगर सऊदी अरब, थोड़ा सा एक पॉइंट एक था, अगर सऊदी अरब हमारी हेल्प ना करता या UAE हमारी हेल्प ना करता तो हम दिवालिया हो चुके होते। और इसके अलावा पहले भी कह चुके हैं कि अगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करता, हमारी हेल्प ना करता, दिवालिया हो चुके होते। और इसके अलावा जो IMF की बात चल रही थी, बाकी कई मुल्कों की उन्होंने कहा। तो एक सवाल एक छोटा सा ये पैदा होता है कि बताइए कि अगर ये सारे मुल्क की हेल्प से ये मुल्क चलना है तो वज़ीर मशीर इनका क्या काम है फिर? तो आपका ख्याल है वज़ीर मशीर वो घर से पैसे ला के गले में डालेंगे? यहाँ पे तो इतना खजाना खाली हुआ, इतना लूटा इन लोगों ने। और ये आपस में ये बात करते थे, ये क्या नाम है, मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता ने तो एक बड़ी अच्छी बात की थी, सॉरी, उसने ये कहा था कि अगर हम भी होते तो इसी तरह का हम एक्शन लेते। लेकिन इन्होंने खुद आपस में ये बातें करते थे कि हमने जिस तरह मुल्क को लूटा है ये इसको चला नहीं सकेंगे। देखिए ये मुल्क की माशी हालत, फिगर्स जो हैं, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते। आप सर मैं चाहूँगा 1 मिनट में आप इसको समाप्त करें। जी जी, टाइम भी शॉर्ट हो गया, 1 मिनट आपके पास है। जी जी। अच्छा, एक मैं यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से चाइना से मदद ली, हमारा पड़ोसी मुल्क है और बेहतरीन हमारा साथी है, बिल्कुल। और CPEC में भी हम अब सऊदी अरब को ला रहे हैं, इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे बेटर जी, मेरा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे बेहतरी हो और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, तमाम आलम इस्लाम के लिए जो हमने बात की है, बाकी पूरा जितनी भी सारी बात की, अल्लाह करे हमारे जितने मुसलमान हैं उनके लिए भी तमाम मामलात बेहतर हों और मुल्क के लिए मुल्की हालात भी बेहतर हों। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह कल भी इसी टाइम इसी जगह हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,